बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। 24/9 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और इसके साथ जुम्मा मुबारक आप सबको। लेकिन जो सूरत हाल कल कराची में नजर आई था ये अफसोसनाक थी। उसका जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लास्ट ईयर और उससे पहले जो सूरत हाल थी ऐसे लगा कि सीख लिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत की तरफ से। लेकिन जो हालात नजर आए कल इंतहाई अफसोसनाक थे। हालात अफसोसनाक इसलिए भी नजर आए कि दावे किए गए थे कि इस साल ये सिनेरियो नहीं होगा। कल बारिश हुई और इस कदर बारिश हुई कि इलाके जेरे आब आ गए और आप मनाजिर देख सकते हैं, लोगों की गाड़ियां बंद हो गई, गाड़ियां ऑलमोस्ट डूब रही थी। ऐसे हैं जहां पर इतना पानी जमा हो गया था। नागिन चुरंगिंग का अगर जिक्र करें तो वहां पर लोग एक्चुअली टायरों में हवा भर के उसके अंदर से जा रहे थे, क्योंकि अगर वो खड़े होते तो आधे से ज्यादा शायद पानी के अंदर डूब जाते। ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक का बुरा हाल था क्योंकि दे वो वेटिंग कि पानी निकल जाए। और ये हम उस वक्त की बात नहीं कर रहे जब बारिश हो रही थी, बारिश होने के 2 से 3 घंटे बाद भी सड़कों की ये सूरत हाल रही, तब इंतजामिया के ऊपर सवालिया निशान। और जब सवाल किया गया तो फिर जवाब ये आया कि ग्रीन लाइन का जो रूट है उस पर सही निकासी नहीं रखी गई। नागिन चुरंगी में जो सूरत हाल उन्होंने बताई कि इसी वजह से ग्रीन लाइन का जो ट्रैक है वहां पर निकासी आप नहीं है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती रही कि जो उनके वहां पर नुमाइंदगान हैं वो ये कहते रहे कि ये तमाम वो इलाके हैं जो कि सूबाई हुकूमत ने क्लियर करने थे। तो हमने तो अपना काम दोबारा से शुरू हो गई, तो ब्लेम गेम दोबारा शुरू हो गई, एक दूसरे पर इल्जामात लगाने दोबारा शुरू कर दिए गए। लेकिन जो सफर कर रहे हैं वो कराची के लोग हैं और हर बार वही सूरत हाल होती है। वो देखते हैं हुकूमतों की जानिब, चाहे सूबाई चाहे फेडरल हो, लेकिन उनको जवाब कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसे आपने जिक्र किया ग्रीन लाइन ट्रैक का, तो उस ट्रैक के ऊपर भी देखा जा सकता था लोग बचने के लिए अपनी मोटरसाइकिलें चढ़ा रहे थे। तो अगर ये हाल होगा ग्रीन लाइन ट्रैक का और आप उसको सिक्योर नहीं बना सकेंगे और बारिश में ऐसे ही वो डूब जाएगा, तो फिर पता नहीं ट्रांसपोर्ट के जो सुहाने ख्वाब कराची वालों को दिखाए जा रहे हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। हमारे साथ रबिया मौजूद है इस वक्त, कराची की सूरत हाल हमें मजीद बताएंगी और ये भी बताया जाए कि एक्सपेक्टेड मजीद बारिश भी है तो कुछ तैयारी है या इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। रबिया बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है कराची में जो कल डूबा रहा। आज बिल्कुल हमेशा की तरह कल भी कराची जो है वो एक बार फिर बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश कर रहा था। मुख्तलिफ सड़कें जो है वो वहाँ पर पानी जमा था और ये कोई नई सड़कें नहीं थी। हर साल गुज़िश्ता बरस भी जब बारिश हुई तो यही नागन चौरंगी थी जहाँ पानी जमा था, यही 3 हट्टी की जहांगीर रोड थी जहाँ पर पानी जमा था। कल भी हमने देखा कि यही सूरत हाल थी। सरजानी टाउन में कल सबसे ज़्यादा बारिश हुई, 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और सरजानी टाउन की सूरत हाल भी खासी ख़राब थी, पानी जमा था। लेकिन सूरत हाल कोई नई नहीं थी, हमेशा यही रहता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ये दावा था कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा अलर्ट जारी किए जब से मानसून शुरू हुआ है, जब से उनकी जानिब से अलर्ट जारी किए जा रहे थे कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ। बारिश इस रोज़ से इस रोज़ तक जारी रहेगी, नालों की सफाई कर ली जाए, जो सीवरेज लाइनें चौक हैं उनको खोल लिया जाए। और कहा यही गया कि सारे इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन बारिश होने के बाद जो है वो सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स थी और सूरत हाल हमेशा की तरह खराब ही नजर आई। कराची वालों को काफी मुश्किलात का सामना करना क्या है। ये तो इंतजामिया की तमाम प्लानिंग का पोल खुल गया ना। इस वक्त सिचुएशन क्या है? क्या अभी भी सड़कों पर पानी खड़ा है? और फिर आपको पता है जब बारिश होती है तो लाइट चली जाती है, कई इलाके जो है वो अंधेरों में डूबे रहे। क्या बिजली की तरसील का निजाम भी बेहतर हो गया है दोबारा से? जी बिल्कुल, बिजली की तरसील का निज़ाम तो बेहतर हो गया है, लेकिन अगर बात की जाए तो अबुल हसन अस्फहानी रोड पर अभी भी बारिश का पानी जमा है। मुख्तलिफ सड़कों पर कुछ सड़कों पर अभी भी पानी जमा है। पानी जो है वो उस तरीके का नहीं है कि जो है वो वहाँ पर गाड़ियाँ डूबना या तैरना शुरू हो जाएँ, जैसे कल हमने नागन चौरंगी पर देखा। लेकिन जो है वो बारिश का पानी मुख्तलिफ सड़कों पर, क्योंकि सड़कों पर गड्ढे मौजूद हैं, तो वो जो गड्ढों में पानी है वो अब भी मौजूद है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो उसके बायस जो है वो शदीद दबाव का शिकार है और लोगों को आने जाने में मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि कीचड़ उछल के कपड़ों पर आता है और जिन लोगों को जाना था तो उनको खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। राबिया, आपका शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि अब जो दोबारा से बारिश होनी, क्योंकि ये भी एक्सपेक्टेड है कि आज और कल भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, तो फिर एटलीस्ट कुछ जो है वो सूरत हाल बेहतर कर ली जाएगी और निकासी के लिए जो सफाई का इंतजाम पहले करना होता है वो कर लिया जाएगा ताकि दोबारा सफर ना करें कराची के। बिल्कुल, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और एक सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है, वो है हुकूमत और ऑपोजिशन की। वो चाहे इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर हो, एक दूसरे पर तनकीद के हवाले से हो या किसी भी सिचुएशन पर हो, सियासत जो है वो चमक ही रही है। तो हम चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे प्लास्टिक सड़क बनाने का आइडिया किसे और कैसे आया।
नून लीग और पीपल्स पार्टी में बैकडोर राब्ते शुरू हो गए। इंतखाबी इस्लाहात पर मौलाना फजलुर रहमान के एतराजात। मरीज लंदन में, वैक्सीनेशन लाहौर में, टेली वैक्सीन की अजब कहानी। एमन बाबर 24 साल की उम्र में अक़वाम मुत्तहिदा में एशिया पैसिफिक की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब। पाकिस्तानी खातून की कोशिशें, पाकिस्तान फोर्ब्स की कीमती फहरिस्त में 2 मरतबा शामिल। घी का महंगाई को एक और तड़का। और पाकिस्तान में तालीम के साथ साथ हुनर सिखाना कितना जरूरी है। जी, तो ये स्टोरीज, और सबसे पहले हम बात करेंगे जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है, और वो ये है कि ईवीएम के हवाले से, और फिर हमने ये भी देखा कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जहाँ पर एक कमेटी बनी है अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, उस पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिखाई दे रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब मरीम नवाज ने जो कल बयान दिया एक्सटेंशन के हवाले से, वो भी खासा ज़ेर बहस रहा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली मरीम नवाज ने कल हुकूमत पर तनकीद भी की और इमरान खान साहब के हवाले से भी बात की। तो इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। सलीम बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? दोनों ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सलीम बुखारी साहब, एक चीज जो पाकिस्तान में कभी पुरानी नहीं होती है वो है सियासत में जो बयानबाजी है, और वो तो मुसलसल चल ही रही है। वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, इंतखाबी इस्लाहात हो, वो एक्सटेंशन का मामला हो। कल मरियम साहबा काफी बोली हैं, एक्सटेंशन पर भी उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया, हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये कि हुकूमत जो है वो मरी जा रही है कि किसी तरीके से अपोजिशन जो है और इलेक्शन कमीशन जो है वो ईवीएम के ऊपर रजामंद हो जाए, और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए उनका ख्याल ये है कि इसके बगैर इलेक्शन लड़ना पीटीआई के लिए मुमकिन नहीं होगा। अब उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि पीटीआई की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, इसलिए वो समझती है कि नॉर्मल इलेक्शन जो है, जिस तरह से आम इंतखाबात होते हैं पाकिस्तान में, उस तरह उनके लिए जीतना जो है वो मुश्किल होगा। लिहाजा वो ईवीएम मशीन का सहारा ले रहे हैं। और अपोजिशन ये अच्छी तरह से जानती है कि अगर उनकी ये बात मान ली जाए तो फिर इलेक्शन उनके हाथ से निकल जाएगा। यही वजह है कि आपने देखा जितनी शदीद मज़ाहमत जो है वो ईवीएम के हवाले से अपोजिशन में है। यहां तक भी हुआ कि वो जो जमातें बिल्कुल एक दूसरे के साथ हेड ऑन कोलिजन पर थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो भी इस हवाले से एक पेज पे दिखाई देती हैं। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ये है कि जो अंडरस्टैंडिंग हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत की कमेटी में शामिल होने की, उस पर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं जेयूआई के चीफ, वो बहुत बरहम है और इसका इजहार उन्होंने बबांगे दोहल किया है। कल जो शायद खान अब्बासी को उन्होंने मशवरा दिया कि आप इस कमेटी में बिल्कुल नहीं जाएं क्योंकि ये पीडीएम की स्पिरिट के खिलाफ है। अगर आपको याद हो कि जो 26 पॉइंट थे पीडीएम के, उसमें यही तय हुआ था कि इस हुकूमत के साथ किसी लेवल पर कोई मुशावरत नहीं होगी। हत्ता के जो कायमा कमेटियां हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली की है चाहे वो सेनेट की हैं, उसमें भी शिरकत नहीं की जाएगी। लिहाजा मौलाना का सबसे बड़ा एतराज ये है कि इस वक्त जबकि हुकूमत फंसी हुई है, उसके साथ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से गुफ्तगू में शामिल होना वो एक तरह की साजिश समझते हैं और उन्होंने इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। सही बुखारी साहब, लेकिन क्या ये मौलाना का जो तर्ज अमल है कि अगर हमने गवर्नमेंट से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हम बात करना चाहते हैं और मुज़ाकरात, वो अलग बात है कि गवर्नमेंट बुलाकर माने ना, लेकिन बुलाना चाहती है। अब अपोजिशन में एक बड़ी पार्टी नून लीग पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, अगर वो मान गई है कि इंतखाबी इस्लाहात में हम कमेटी में शामिल होते हैं, तो क्या ये बेहतरी की तरफ बात नहीं थी? मौलाना ने फिर दोबारा से ये मामला ख़राब करने की कोशिश तो नहीं की, आपको लग रहा है? अब उधर अपने सवाल में आप थोड़ा सा मासूम बन रहे हैं, लेकिन ये आपको अच्छी तरह से पता है कि 3 साल तक अपोजिशन के हर फर्द को चोर कहने वाली हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैसे तवक्को रख रहे हैं कि एक ऐसी बात जिससे उनको कोई सहूलतकारी मुयसर आ सकती है, खासतौर से मेरा इशारा ईवीएम की तरफ है, उसके ऊपर बैठ के अचानक अपोजिशन का दूध उतर आएगा और वो जो है फौरी तौर पर बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात करने लगेंगे। अच्छा बुखारी साहब, हमें मासूमी रहने दें आप, और ऐसे इशारों में जब आप देते हैं तो फिर आवाम तो समझ जाती है, लेकिन अवामी प्रेशर भी होता है, हम उसके ऊपर डाल देते हैं कि ऑपोजिशन अगर नहीं जाएगी तो आवाम तनकीद का निशाना भी बनाएगी। लेकिन वहीं पर जब हम
ईवीएम का जिक्र करते हैं, इंतखाबी इस्लाहात का जिक्र करते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, और एजेंडा वाइज पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पार्लियामेंट में सपोर्ट करेंगे पीडीएम के नुक्ते को अगर वो हमारे साथ फॉल करे। इसको आप कैसा देखते हैं कि ऑपोजिशन जो मेजर पार्टीज हैं वो एक पेज पर आ रही हैं इन असेंबली? देखिए, इसमें भी एक बहुत ही यानी ढकी छुपी एक बात यह है कि मुझे यूं लगता है कि पीडीएम के इत्तेहाद से निकलने के बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये रियलाइजेशन जरूर है कि शायद कोई फैसला गलत हो गया, इसलिए कि जब से ये टूटी है, जब इसका पूरा ऊपर जा रहा था, आपको याद है अच्छी तरह से, तो उसके बाद से बिलावल भुट्टो जरदारी के जितने बयानात हैं उसमें अपोजिशन से मुत्तहद होने की बात वो कर रहे हैं कि जब तक हम मुत्तहद नहीं होंगे, जब तक हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन लॉन्च नहीं करेंगे, ना पंजाब से बुजदार की हुकूमत खत्म हो सकती है और ना सेंटर से इमरान खान साहब को घर भेजा जा सकता है। इसलिए वो दोबारा से वही गुफ्तगू करने लगे हैं जो पीडीएम की तश्कील के वक्त करार पाई थी। देखें, जो पीडीएम को तोड़ने का इल्जाम जो आसिफ अली जरदारी साहब पर लगता है कि उन्होंने अचानक ये बयान दे दिया कि नवाज शरीफ साहब बाहर से वापस आए और आके इसकी क़यादत करेंगे तो हम इस एजेंडे के साथ चलेंगे, ये बात उस वक्त नहीं हुई थी जब वो 26 पॉइंट तश्कील पा रहे थे। उस वक्त भी नवाज साहब मुल्क से बाहर ही थे। तो ये जो रियलाइजेशन है कि शायद अकेले सोलो फ्लाइट के साथ कुछ नहीं किया जा सकता, ये करीब ला रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। और जैसा मैंने कहा पहले भी, आपने खुद भी कहा, पूछा मुझसे कि वो जो इत्तेहाद हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, जो वर्किंग इक्वेशन बन रही है, चाहे वो ईवीएम का मामला है, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात जो दीगर हैं उसका मामला है, चाहे नैब के चेयरमैन और दूसरे चेयरमैन जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी नॉमिनेशन का मसला है, तो ये कुर्बत तो हो रही है और ये दिखाई भी दे रही है। मेरे ख्याल से जरूरत इस बात की है कि दोनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो हिकमत अमली से एक पेज पर आए, मौलाना को आइसोलेट ना करें, क्योंकि इस वक्त वो शदीद आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। और कल का जो उनका मैसेज शायद खक्कान अब्बासी को उन्होंने कहा कि आप मत जाएं उस कमेटी के बीच जहां इंतखाबी इस्लाहात की बात होनी है, वो इस तरफ इशारा है कि वो इससे सख्त नाला है। और अगर सूरत नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से इस वक्त दोनों बड़ी पार्टियों की लीडरशिप पर ये जिम्मेदारी है कि वो इस वक्त मौलाना को अपने साथ जरूर मिलाएं, इसलिए कि जो कराची का जलसा पहले भी एक दफा ऐसे हो चुका, बुखारी साहब पहले भी एक दफा ऐसे हो चुका, वो दोबारा शायद खुद भी कॉन्शियस हैं और फिर पार्टीज को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि उनको मनाकर ही रखें। सिमल, एक बात याद रखिएगा, पॉलिटिक्स एक ऐसी खौफनाक गेम है जिसमें नथिंग इज फाइनल, न इसके दोस्त मुस्तकिल होते हैं, न इसके इत्तेहाद लास्टिंग होते हैं। सियासत में तो कुछ भी पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से मौलाना को नाराज होने देना जो है वो पीडीएम की तहरीक को तो मुतासर करेगा ही, लेकिन अपोजिशन जो है हैसियत एक इत्तेहाद के बहुत कमजोर हो जाए। बिल्कुल सही है। अब अपोजिशन तो कमजोर ना हो, इसके लिए मौलाना साहब को साथ रखना जरूरी है। वहीं पर इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात कर लें बुखारी साहब, कि इलेक्शन कमीशन कुछ ऐसे लग रहा है कि अब वोटिंग मशीन के हवाले से उन्होंने एक मीटिंग भी कॉल की है और उस पर वो डिस्कशन भी करना चाहते हैं। 37 एतराज़ात एक जानिब, लेकिन अगर वो वोटिंग मशीन पर काम कर लेते हैं और वो गवर्नमेंट को पेश करें तो क्या आपको लग रहा है कि ये कुछ बेहतरी की तरफ हो सकता है, ताकि मसला ज़्यादा ख़राब ना हो और जो 2023 के इलेक्शन है उसमें अफ़ाम व तफ़हीम से हम किसी जानिब बढ़ें? देखें, ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि अपोजिशन की जमातें और हुकूमत मिलके इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट कर लें, वरना जहां इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है वो तो इतने निकाय से निकाल चुका है, इसमें कुछ 27 के करीब ऐसे पॉइंट हैं जिस पर वो समझते हैं कि इसके जरिए इंडिपेंडेंट इंतखाबात नहीं कराए जा सकते, इसके जरिए यानी रिजल्ट्स जो हैं उनकी कंपाइलेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसमें वोट की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बहुत से प्रॉब्लम है। यानी 27 पॉइंट इतने अहम हैं कि उनके होते हुए तो ये ईवीएम मशीन लाना जो है, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन होगा। जितनी मर्जी आप हुकूमत को क्रेडिबिलिटी दे लें कि जी वो चाहती है कि गैर जानिबदार और इंडिपेंडेंट शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन अगर अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन एक पेज पर है तो इसको बजाय ये समझने के शायद इलेक्शन कमीशन हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, हुकूमत को अकल के नाखून लेने, इलेक्शन कमीशन है ये एक इंस्टीट्यूशनल अदारा है। ये हमने जिंदगी में पहली दफा सुना है कि हुकूमत वक्त अपने ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे पर इतनी तनकीद करे, इतना खुल के इस्तीफों के मुतालबे हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से शुरू होते हैं नीचे तक पूरी लाइन जो है एक फौज जफर मौज जो है तर्जमानों की और वज़रा की। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है।
बुखारी साहब की जिस तरह से तनकीद की जा रही है, जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, फिर नोटिस भी आते हैं उस पर, वो कहते हैं कि हमें थोड़ा सा वक्त दें जवाब देने के लिए। बहरहाल ये सिलसिला तो चल ही रहा है। आज एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब होने जा रहा है जी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे और इस खिताब में कश्मीर बुनियादी नुक्ता होगा, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है। देखिए, बात यह है कि जो क्रेडिट ड्यू है वो जरूर देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने अफगानिस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से जो पोजीशन ले रखी है, मेरा ख्याल है आप जितने मर्जी उनके मुखालिफ हों, उसके ऊपर आप हर्जा सराई नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते। इसलिए कि अफगानिस्तान के हवाले से तो एब्सोल्युटली नॉट से शुरू होके बात अब यहाँ तक पहुंची है कि हम किसी की प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ेंगे, हम बेजा नहीं करेंगे, हम वहां पर इंक्लूसिव हुकूमत बनने के हामी हैं, हामी रहेंगे और तकाजा भी कर रहे हैं जहां तक अफगान हुकूमत का ताल्लुक है। लेकिन एक गलती जो पूरा वेस्ट कर रहा है, जिसमें अमेरिका शामिल है, वेस्ट शामिल है, भारत तो खैर हमारा बदतरीन दुश्मन है ही, वो ये है कि तवक्को ये की जा रही है कि तालिबान उनकी मर्जी के की तरह हुकूमत कायम करें और उनकी मर्जी से काम करें। ये ना पहले हुआ था जब 96 में वो आए थे और ना ये अब जा रहा है। देखें, जो अफगानों की फितरत है उसको समझने की जरूरत है। ना तो उन्हें बाहर से बैठ के गवर्न किया जा सकता है, ना उनके ऊपर हुकूमत की जा सकती है। ये बरतानिया भी सीख चुका, ये अमेरिका, रूस भी सीख चुका, ये अब अमेरिका ने भी सीख लिया है। मेरे ख्याल से इस बात को समझ के फिर इसके मुताबिक अफगानों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे आप, तो शायद उसका कोई नतीजा निकल आए। तो आज की उनकी तकरीर इस एतबार से भी बहुत अहम है। और कश्मीर के हवाले से चूंकि उन पर बहुत तनकीद होती रही है, अगर आपको याद हो किसी ने उनको कश्मीर फरोश कहा, किसी ने कहा कश्मीर का सौदा कर लिया है, तो मेरा ख्याल है उनको अपनी पोजीशन को भी विंडिकेट करना है और कश्मीर के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को एक पैगाम देना है कि जहां तक कश्मीर का मसला है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, वो चाहे हुकूमत जुल्फिकार अली भुट्टो की हो, नवाज शरीफ की हो या इमरान खान की हो। कश्मीर पर कमिटमेंट से पीछे अगर आप जाएंगे तो आपकी खैर नहीं। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। और इमरान खान साहब का आपने जिस तरह से कहा कि इन दोनों मामलों पे स्टांस बेहतरीन है, लेकिन इसके अलावा अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले कहा कि 2023 का इलेक्शन जो है उसमें पंजाब की कारकर्दगी बड़ी अहम होगी, तो हमारा फोकस पंजाब होगा। लेकिन ऑब्वियसली सिंध और कराची भी बहुत ज़्यादा अहम है, तो 27 को वो कराची भी दौरा करने जा रहे हैं और उसमें दोबारा से शायद कुछ ऐलानात करेंगे। और ऑल्दो के पुराना 1100 अरब का जो ऐलान थे वो भी बाकी है कि कब वफा होंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह के दौरों से कुछ फ़ायदा होने जा रहा है PTI को कराची और सिंध में? देखिए, पहली बात तो यह है कि सिंध हुकूमत के हवाले से तो मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जब से इंतखाबात हुए 2018 के और आज तक मरकज ने कभी एक दिन ढंग से हुकूमत करने नहीं दी है पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। वहां कभी आर्टिकल 149 के तहत कब्जे की कोशिश हुई, कभी कहा GDA के साथ इत्तेहाद से वोट आउट कर देंगे इनको, कभी कहा यहाँ इमरजेंसी लगा दें, कभी कुछ बेपनाह बहाने बनाए गए। लेकिन अल्टीमेटली इत्तेहादी भी उनसे है, GDA का इत्तेहाद जो है वो उसकी पत्तियां बिखर रही हैं। तो ऐसी सूरत में कब्जे की तो कैफियत मुझे दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये बात जरूरी है क्योंकि सिंध जो है ये हब है, पॉलिटिकल हब है, जहां आपकी पोर्ट है, जहां से दुनिया भर के एंट्री पॉइंट्स हैं। तो वहां यानी PTI चाहेगी कि हुकूमत उनकी हो, इसलिए कि कराची में उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, वो समझते हैं कराची उनका शहर है। लेकिन ये हरबे जो हैं ये कारआमद होने नहीं जा रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई दो राय नहीं है मेरे पास। खास तौर से जो वहां की मकामी क़यादत है, जिसमें बनर इस्माइल हैं, जिसमें अली जैदी हैं, जिसमें बाउडा हैं, जिस तरह की सियासत वो कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हर छोटे से लेके बड़े मसले तक के ऊपर वहां की सिटिंग हुकूमत के ऊपर होती है, तो वहां हम आराम से तो पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं करने जा रही। लेकिन अगर PTI ये समझती है कि वो पीपल्स पार्टी से उसका मैंडेट छीन लेगी, ये नामुमकिन है। मैं बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड से ये कह रहा हूँ कि वहां मैंडेट चोरी नहीं हो सकता। वैसे आप जो मर्जी कर ले फैसला। बिल्कुल ठीक। बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी। आपने पूछा कि क्या ऐसे दोनों से कोई फायदा होगा? ऐसे दोनों से न पहले फायदा हुआ है न अब होगा। इनको सिंध की हुकूमत की कारकर्दगी की बजाय पंजाब की हुकूमत में अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना होगा। ये बात मैं एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कह रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट भी कह रहा हूँ कि वही पार्टी हुकूमत करेगी जो पंजाब में सीटें ज्यादा निकालेगी, क्योंकि पंजाब की सीटें 3 सूबों की सीटों के ऑलमोस्ट बराबर है और यहाँ की
पीटीआई के हाथ में। 100% आपकी बात ठीक है बुखारी साहब कि पंजाब में अगर ये हुकूमत डिलीवर कर सकी तो 2023 के इलेक्शन में पोजीशन स्ट्रांग होगी, लेकिन पंजाब जिस तरह से निगलेक्ट हो रहा है या जिस तरह से काम नहीं हो पा रहा है या अकॉर्डिंग टू इमरान खान साहब के काम हो रहा है और हमें नजर नहीं आ रहा, तो अगर आवाम को नजर नहीं आएगा तो फिर आवाम वोट भी नहीं देगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, तो इस पर फोकस करना होगा। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर हम बात करेंगे कराची की बारिशों के हवाले से और उसमें क्या फोकस है गवर्नमेंट का और जो इदारे इस वक्त उसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या देखते हैं, किस तरह सिचुएशन बदलती है। डायरेक्टर मेट इस वक्त सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। सरदार सरफराज साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये जो इस वक्त पोजीशन है बारिशों की, कल तो जो हुआ सबके सामने है, आइंदा भी एक्सपेक्टेड है, आज और कल भी मजीद बारिशें हो सकती हैं, तो क्या है, क्या हैवी रेनफॉल है या कम होंगी? जो कल हुआ क्या दोबारा एक्सपेक्टेड है? जी देखिए, आज भी इम्कान है बारिश का। इनिशियली जो फोरकास्ट हमारी थी वो 3 दिनों के लिए थी, तो उसमें यही कहा गया था 23, 24 और 25 को। तो 23 को जैसे कि कल हो गया और आज भी इम्कान है, इसलिए कि वैसी कंडीशंस मौजूद हैं। कराची के जनूब मशरक में सर्कुलेशन मौजूद है, तो उसके नतीजे में वही आफ्टरनून में इसका इम्कान होता है। दिन में गर्मी पड़ के इसको एक तरह से फ्यूल का काम मिलता है, सपोर्ट मिलती है एज ए फ्यूल। तो आफ्टरनून में चांसेस हैं जी आज भी। वैसे ही इम्कान है कि कहीं कहीं मॉडरेट और किसी जगह पे, जैसे कि कल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हैवी फॉल्स हो गए, तो किसी जगह पे हैवी फॉल्स भी मुतवक्के है। तो सरदार साहब, ये अलर्ट जारी किया गया था इंतजामिया को कि इतनी बारिश हो सकती है, पानी जमा हो सकता है? देखिए, फोरकास्ट इशू की गई थी तो उसमें ये कहा गया था कि आइसोलेटेड हैवी फॉल्स हो सकते हैं। तो जाहिर है जब हैवी फॉल्स होते हैं तो फिर पानी तो जमा होता ही है जी, खासकर नशेबी इलाकों में। तो ये 19 को भी, फिर 20 से ऑनवर्ड मुसलसल हम यही लिख रहे हैं, उसमें यही फोरकास्ट थी। ठीक है, बिल्कुल सही सरदार सरफराज साहब। अब बड़ी सूरत हाल तो परेशान कुन है। आपने कहा है कि पहले भी हमने अलर्ट जारी किया था, अभी भी एक्सपेक्टेड है, अल्लाह ही हाफिज़ है फिर तो कराची वालों के लिए, क्योंकि बड़ी परेशानी की बात है। अगर आप क्विकली ये बता दें कि टोरेंशियल रेनफॉल में होता यह है कि 2 घंटे की बारिश और बहुत ज़्यादा पानी, तो क्या ये दोबारा हो सकता है या फिर थोड़ी रिमझिम टाइप हो जाएगी तो शायद बचत हो जाए कराची वालों की, वरना तो मुश्किल है? अब देखें, जिस एरिया में, जिन एरियाज में, जैसे सुरजानी और नॉर्थ कराची में ज्यादा बारिश हुई है कल, तो उन एरियाज में अगर मजीद बारिश हो जाती है, आज भी इसी तरह का स्पेल हो जाता है, मॉडरेट भी हो जाता है, तो भी चूंकि ऑलरेडी पानी खड़ा है तो वहाँ तो सूरत हाल और खराब जाहिर हो ही जाएगी। और इम्कान पूरा है कि आज भी हो जाए, 1-2 बजे के बाद किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। बिल्कुल सही। और जी, इम्कान ये है कि आज भी हैवी फॉल होगा और जहां पहले से पानी खड़ा है वहां सूरत हाल मजीद खराब होगी। सरफराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो इंतजामिया ने तो कुछ करना नहीं है और उनसे तो हम कोई तवक्को रखते भी नहीं है। लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, खासतौर पर ये एरिया सरजानी टाउन और नॉर्थ कराची का एरिया जो मजीद बारिश होने से डूब सकता है। तो आपने अपनी मदद आपके तहत घरों पर रहना है, ये आपने काम बिल्कुल ये काम कर लें काफी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो काम है वो देख लिया है किसी ने क्या किया है। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम हमेशा वो प्राउड मोमेंट डिस्कस करते हैं, ना सिर्फ डिस्कस करते हैं बल्कि सेलिब्रेट करते हैं, जहां पर पाकिस्तानी जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन भी करते हैं। और ऐसा ही एक मोमेंट आया 20 सितंबर को, जब यूएन के जनरल असेंबली में जो सेक्रेटरी समिट था वो 50 हेड ऑफ द स्टेट्स ने अटेंड किया और जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर बात हो रही थी। और पाकिस्तान से एक 24 साल पाकिस्तानी जो हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया सिविल सोसाइटी को वहां पर और मुख्तलिफ ऑप्शंस और अपनी रिसर्चेस को सामने रखा, एमन बाबर जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद जी। एमन बाबर ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया जी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि आपके जो करंट सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बचाएंगे, ये होता है मेन इसका गोल। और 2030 तक जो गोल था, क्या वो अचीव करने के लिए दुनिया बढ़ रही आगे, इस पर उन्होंने बात की थी। तो एमन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। एमन, बहुत शुक्रिया आपका, और सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि इतना ज़बरदस्त गोल जिस पर आप काम भी कर रही हैं और जिसमें आप दुनिया में अपना हिस्सा भी डाल रही हैं, उस पर आपने बात भी की यूएन के प्लेटफॉर्म पर, इस पर क्या कहेंगे आप? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो ये कि हम हमेशा समझते हैं कि मतलब हमारा एज सिविल सोसाइटी यूएन के प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत और वो इसलिए थी
क्योंकि हमारा मानना है कि यूएन जैसे बहुत सारे हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स, और ये हम अपने मुल्क में भी देखते हैं और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स पर सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी नहीं होती है, और जो हमारे मज़दूर हैं, हमारे किसान हैं, उनकी नुमाइंदगी बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारा मानना है कि जो यूएन का प्लेटफॉर्म भी है, इट इज़ कम्प्लीटली ओवरटेकन बाय G7 कंट्रीज़। आप जानते होंगे G7 कंट्रीज़ कौन सी हैं, और उनके जो प्राइवेट और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं, जो उनकी कंपनीज़ के इंटरेस्ट हैं, दे ओवरशैडो द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और हमारे मजदूर और किसान। तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी हम इसको मानते हैं कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को इन्फिल्ट्रेट करें और इन पे हम हमारे जो इंटरेस्ट हैं, जो हमारे लोगों, हमारी आवाम के इंटरेस्ट हैं, और उनकी खुद मुख्तारी के लिए, उनकी खुद इन्हिसारी के लिए हम बात करें और लड़ें, और सारे उन ताकतों से लड़ें जो हमें ये अचीव करने में रोकती हैं। सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। जबरदस्त। वेरी नाइस एमन। और ये इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना और अपने ऐसे तबके को रिप्रेजेंट करना जिसे हम शायद कंट्री के अंदर भी जिसके बारे में बात करते हुए सिर्फ इश्यूज के बारे में सोचते हैं, अदरवाइज उनको रिप्रेजेंट नहीं करते, और यूएन के असेंबली में ये रिप्रेजेंट करना, कैसे आपको ये आइडिया आया? आप काम भी करती रही हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, मैं कराची में रहती हूँ, तो हमारा तो बिल्कुल ही देही ज़िंदगी से, देही आबादियों से मुझे तो नहीं लगता मेरा पूरी ज़िंदगी में कोई कनेक्शन था, मगर मैंने काम करना शुरू किया रूट्स फॉर इक्विटी के साथ, जो कि छोटे और बेज़मीन किसानों के हुकूक के लिए काम करते हैं, और वो एक किसानों की तहरीक है बहुत बड़ी जो अक्रॉस पाकिस्तान है। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में इतनी एक्टिव नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट बाकी बहुत तकरीबन 16 डिस्ट्रिक्ट्स में इनका बहुत काम है, और तो मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया, और बिल्कुल मेरी जितनी सीख है, जितनी मेरी नॉलेज है, वो बिल्कुल इन्हीं से आई है। तो ठीक है। तो एमन, चूँकि आपका जो मेन फोकस था वो किसान थे, इक्विटी, वुमेन फार्मर्स, फिर एग्रीकल्चर, क्रिटिकल नीड टू प्रोटेक्ट लाइवलीहुड्स, और फिर आपने ये भी कहा कि मैं काम करना चाहती हूँ बेहतर पाकिस्तान के लिए, तो फिर जो टॉपिक्स थे उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा मज़ीद। जी, हमने बेसिकली मैंने बात की थी, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में ही हो रहा है कि बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स के ज़रिए जो WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक की रेगुलेशंस हैं, और जो ट्रेड एग्रीमेंट्स जिन पे हमने दस्तखत किए हुए हैं, उनके तहत हमारे जो बिल्कुल ही जो किसान और मज़दूर तबके हैं उन पे बहुत जुल्म हो रहा है। सही है। तो मैंने बात की कि जैसे एक मुआहदा है ट्रिप्स का मुआहदा, उसको कहते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मुआहदा, ये WTO का मुआहदा है, और एक और है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स का मुआहदा। तो ये बेसिकली ऐसे कवानीन हमारे नेशनल लॉज में लागू करता है, जिससे हमारी किसान आबादियों को बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो इसके अंदर ये होता है कि हमारी बीज की खुद मुख्तारी, और ऑब्वियसली बीज की खुद मुख्तारी जाती है तो खुराक की खुद मुख्तारी बिल्कुल चली जाती है। अभी हमारे मुल्क में बीज ज़्यादातर इंपोर्ट होता है, जबकि पहले, और ये सब्ज़ इनकलाब जो 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आई अयूब खान के अंडर, उसके अंदर हुआ ये। पहले हम अपना बीज खुद बचाते थे और उसको दोबारा लगाते थे, और इस तरह से किसान आबादियाँ बिल्कुल सेल्फ रिलायंट थी। ठीक है, उनका खुराक के निज़ाम पर पूरा इख्तियार था, और अब ये नहीं है। और इसी तरह जिस तरह मैंने SPS मुआहदे की बात की, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये भी WTO का एक मुआहदा है, और इसमें अब हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि बहुत इश्तिहारात आते हैं TV पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के और भी उसके, विच आर बेसिकली टारगेटिंग हमारी जो खुले दूध की मार्केट है उसको। ठीक है, और ये अगर इसका जायज़ा लिया जाए, इसकी तज्जिया किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो वी विल सी दैट इट्स बिकॉज ऑफ। बिल्कुल सही एमन, जो पॉइंट्स आप किए ये बड़े ज़बरदस्त हैं, और अगर इनका आउटकम निकल आए, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने रियलाइज़ करना है कि ये इशू स्टैंड कर रहे हैं, उसके बाद उसके हल के लिए आप काम करते हैं, और यूएन के प्लेटफॉर्म पर ये करना बड़ी बात थी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच एमन। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक व्यूअर्स। नाज़रीन, पाकिस्तान में तो जो एवरेज एज है वो 60s और 70s के दरमियान रही, लेकिन जापान जो कि मशहूर में सबसे ज़्यादा एवरेज एज के हवाले से, तो वहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। वो ये है कि जापान में 2 जुड़वा बहनें हैं, एक नहीं यानी कि 2 बहनें, जिनको ज़िंदगी के 107 साल और 300 दिन पूरे करने पर दुनिया भर से मुबारकबादें समेट रही हैं। बिल्कुल, एक तो दुनिया भर से मुबारकबादें समेट रही हैं और दुनिया की सबसे उम्र रसीदा जुड़वा होने का खिताब भी इन्हें मिल गया है। दोनों बहनों को उम्र रसीदा लोगों के साथ इज्जत और एहतराम का मुजाहरा करने वाले दिन पर यह एजाज़ दिया गया। और फिर जापान में उम्रन जो आप कह रहे थे कि एवरेज जो है वो सबसे ज़्यादा तवील है और यहाँ पर बूढ़े लोगों का बहुत ज़्यादा एहतराम भी किया जाता है। और आप देखें कि एक तो आप वैसे ही ट्विन्स हैं, मतलब एक साथ पैदा हुए और 107 साल 300 दिन जो है, ऑलमोस्ट 108 साल हो गए कि आपने एक साथ गुजारे हैं। इट्स अ लॉन्ग टाइम, लाइक पूरी सेंचुरी आपने एक साथ गुजारी है और फिर दुनिया उसको रिकग्नाइज भी कर रही है और इनको अवार्ड भी दिया गया है। और इसके साथ साथ ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जापान में जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए एक तो इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, सिस्टम है कि कैसे आपने उनकी इज़्ज़त करनी है, किस तरह से आपने उनको प्रोटोकॉल देना है, क्योंकि एक तो एवरेज एज वैसे ही बहुत ज़्यादा है। फिर चूँकि आपने जिस तरह बात की कि जुड़वा बहनें, उनकी मैं ये सोच रहा था, ये खबर देख रहे थे हम कि कितनी ज़्यादा होंगी जो कि इकट्ठी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। और फिर ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों इकट्ठी रहीं और आज भी एक साथ हैं और दोनों पिक्चर्स खिंचवा रही हैं, पूरी दुनिया से मुबारकबादें भी समेट रही हैं और अवार्ड भी मिल गया है। तो खैर ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से आज कलर तस्वीरों के दौर में उनका कंपैरिजन क्या ज़माने में नहीं देखे, क्या जो है उन्होंने मतलब वर्ल्ड वॉर से लेकर आज दुनिया 2021 तक पहुंच चुकी है, उन्होंने सब कुछ देखा। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी इसी तरह जो ओल्ड एज होम्स हैं या इस तरह जो लोग बूढ़े लोग हैं उनके लिए जो बेहतर कवानीन बनाए जाएं ताकि उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक और इंटरेस्टिंग खबर आपको देंगे और वो इंटरेस्टिंग खबर है जी ड्रोन फोटो अवार्ड। बर्फीली ज़मीन के ऊपर उड़ते हंसों के नाम। ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2021 के मुकाबले में शामिल तस्वीर में फोटोग्राफर्स ने अपने सैयारे के हैरतअंगेज नज़ारे कैमरे की आंख में कैद किए हैं जी। और इस हवाले से जो हम आपको दिखा रहे हैं फुटेज, जिसमें व्हाट एन अमेजिंग व्यू, आप इमेजिन हंसों करें को दिखाया गया है जो कि स्वॉन्स होते हैं। ड्रोन फोटो अवार्ड के फाते नॉर्वे से इनका ताल्लुक है, जिन्होंने टेरी ने, जिनका नाम टेरी है, उन टेरी की तस्वीर में हज़ारों गुलाबी पाँव वाले हंस दिखाए गए। और हंस जिनको मैं अगेन बताऊं कि स्वॉन्स कहा जाता है, कौन से लोग, और गाने भी बड़े इस हवाले से तो पाकिस्तान में बने हंसों के हवाले से। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और जो नॉर्वे की ये बर्फीली ज़मीन है जिसके ऊपर ये उड़ रहे थे और उन्होंने इसको कैच किया। और इसके बाद ओमान के कासिम फारसी ने वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में सब कछुए के शॉट के साथ भी पहली जगह हासिल की। बिल्कुल, 2 लोग पहली पोजीशन पर आए और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कैमरे की आंख ने कैप्चर की है, लेकिन ऑब्वियसली बिहाइंड द कैमरा जो लोग होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं और यही हुआ जी। फिर रूसी फोटोग्राफर ने भी मॉस्को के करीब एक खानका की तस्वीर के साथ अर्बन कैटेगरी का अवार्ड जीता। रोमानिया के फोटोग्राफर जॉर्ज ने आबी गुजरगाहों की तस्वीर जो है वो ली, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर की। फिर अमेरिका से एक फोटोग्राफर थे जिन्होंने आइसलैंड में आतिश फिसा फटने की तस्वीर ली और नेचर कैटेगरी में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन जीती। तो फिर पूरी दुनिया से जहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो वहीं पर हम एक बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया में जो सफ़र किया जाता है, जो अगर हम बात करें एनिमल्स के हवाले से, तो उस कैटेगरी में जो तितलियाँ हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। जो परिंदे जिनमें जिसकी कैटेगरी में शामिल होते हैं, तो परिंदों में यानी कि बर्ड्स में सबसे ज़्यादा जो सफ़र करती है वो तितलियाँ करती हैं एक साल के दौरान। लेकिन आई वुड डिसएग्री विद यू, तितलियाँ कभी भी बर्ड्स में नहीं आती हैं। तितलियाँ जो है ना वो इंसेक्ट्स में आती हैं, हशरात में आती हैं, लेकिन चूंकि उड़ती हैं तो वो बर्ड्स के साथ मिक्स हो जाती हैं। बट हर साल तितलियाँ हजारों मील परवास करती हैं और अमेरिका और कनाडा की सर्द शुमाली इलाकों में ये पाई जाती हैं। ये खास तरह की तितली होती है और इस तितली ने आज भी दुनिया को हैरान कर दिया कि ये वो वाहिद किस्म है जो हर साल खिजा के मौसम, यानी कि ये जो अभी टेन्योर चल रहा है, खिजा के मौसम में हजारों मील परवास करके वस्ती मैक्सिको के जंगलात तक पहुंच जाती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसके बाद फिर वहाँ से ये तकरीबन 6 महीने तक मुसलसल सोती रहती है, मतलब ट्रैवल करती हैं, आराम भी करती हैं, सुस्तियां भी इतनी मारती हैं। जैसे ये वाला मौसम आता है जो कि ऑटम का है, तो फिर ये वापसी का सफ़र भी शुरू कर देती हैं और वापसी के सफ़र में एक बार फिर हज़ारों मील प्रवास करके वापस वहीं पहुँच जाती हैं जहाँ से उन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया। यानी कि एक साल में वो जहाँ से गई इन और आउट करती हैं विद रेस्ट और सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अल्लाह ताला की कुदरत है। इंग्लिश वाला सफ़र नहीं करती, उर्दू वाला सफ़र करती हैं। एग्जैक्टली, अल्लाह ताला की कुदरत है जी कि कैसे कैसे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में यहाँ पे हमें दिखाए नज़ारे, और इसमें तितलियाँ जो है वो पूरी दुनिया का सफ़र करते हुए सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे कि ऐसे पाकिस्तानी की जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया, और वो काम ये है कि जी फोर्ब्स नेक्स्ट 1000 में उनका शुमार होता है, और उसकी वजह ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। पहले तो हम उस बारे बात करते हैं कि वो उनका जब वज़न ज़्यादा था तो उनके वालिद जो थे वो उनको इनिशिएटिव देते थे कि अच्छा तुम कुछ करोगी तो फिर आगे तुम्हें मैं ये गिफ्ट दूंगा अगर तुम अपना वज़न कम करोगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपना किया, उन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन तैयार की जिससे अब बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, और हेल्थ एप्लीकेशन है, और आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर ये एप्लीकेशन ज्वाइन करें और उससे आप फ़ायदा उठाएँ। और इसी वजह से उनको फोर्ब्स नेक्स्ट 1000 में शुमार किया गया, दो दफ़ा शुमार किया गया। और वजन कम करना सिर्फ खूबसूरत लगने के लिए नहीं होता, इसके लिए एक मेडिकल बीमारी ओबेसिटी जिसे कहा जाता है वो टर्म यूज की जाती है, और उसको कम करने से आपके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ईशा शेख जिन्होंने ये एप्लीकेशन बनाई और जिनका शुमार 1000 फोर्ब्स में होता है, फोर्ब्स नेक्स्ट 1000 में होता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि उनकी ये जर्नी कैसी रही। ईशा, अस्सलाम वालेकुम, कंग्रेचुलेशंस। ईशा, ये जो आपकी जर्नी 8 साल की उम्र से शुरू हुई और उसमें ना सिर्फ आपने अपने आप को बेहतर किया, अपनी मदद की, बल्कि अब आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बना लिया जहां पे आप बाकी लोगों की भी मदद करती हैं। इस जर्नी के बारे में बताइएगा। मेरी जर्नी बहुत सी और लड़कियों से सिमिलर है। 8 साल की उम्र पे मैं आई वाज डायग्नोज्ड विद ओबेसिटी, एंड मुझे बचपन में मैं बहुत ज्यादा मोटी थी, मुझे बहुत से नाम बुलाए जाते थे, मेरे साथ स्कूल में बहुत ज्यादती होती थी। उस वक्त हम लोग मेरी फैमिली और मैं अमेरिका में रहते थे, एंड मैं एक दफा अपने मेडिकल चेकअप के लिए गई, और डॉक्टर ने जब मेरे पेरेंट्स को बताया कि मैं क्लिनिकली ओबीस हूँ, तो माय फादर इंटरवीन्ड, एंड उन्होंने बोला कि अगर मैं 30 पाउंड्स कम करूंगी तो वो मुझे मेरे सारे जो हैं पसंदीदा टॉयज जो हैं वो लेके तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने बहुत सी डिफरेंट डाइट्स करके, केला और दूध, फ्रूट डाइट, हर किस्म की डाइट करके 8 साल की उम्र पे 65 पाउंड उतारे बाय एज, एंड वहां से ये इंस्पिरेशन प्ले पैक, एंड मैंने फिर अपना जाके बैचलर्स केमिस्ट्री में किया, जहाँ साइंटिफिक नॉलेज जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई, और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स अपना मेडिसिनल केमिस्ट्री में करने के बाद मैंने जो है वो प्ले पैल का आइडिया कंसीव किया, एंड आज हम यहाँ पे हैं। आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। ज़बरदस्त, आपकी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने ओबेसिटी का चैलेंज लिया और फिर आपने आगे पेरेंट्स ने आपको बड़ी सपोर्ट की, और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको दिया कि साथ जो होता है ना कि गिफ्ट्स आपको मिलेंगे अगर आप वज़न कम करें। तो अच्छा हुआ आपने वो कर भी लिया, लेकिन आगे बढ़ते हुए जो आपने ये प्लेटफॉर्म प्ले पैल का इस्तेमाल किया है, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए फिर आपने एक हेल्थ ऐप बना दी, इस बारे में बताइएगा, ये कैसे आपको सोच आई और फिर किस तरह से आपने इसको सीखा, बनाया और फिर इसको इम्प्लीमेंट भी किया? श्योर। मेरी जर्नी पहले कीको एक गेम से स्टार्ट हुई थी। हमारा विजन बहुत छोटा था शुरू में, एंड मैं चाह रही थी मैं ये चाहती थी कि जो मेरे फादर ने मुझे इंसेंटिव्स दिए थे बचपन में, उनको मैं इनकॉर्पोरेट करूं टेक्नोलॉजी में किसी तरह। तो अबाउट जब मैं 24 साल 25 साल की थी तो आई डिसाइडेड कि व्हाई डोंट वी गेट इनटू गेमिंग, हम गेम अंदर जाके क्यों नहीं इसको रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश करते हैं। वहां से ये कीको का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कीको एक लड़की है जो कि जंक से लड़ रही है, एंड जितने और यूजर्स जो है वो कीको की साइड पे और जंक फूड आर्मी को मार रहे हैं, एंड डोनट्स को मार रहे हैं, चॉकलेट्स को मार रहे हैं, एंड यूजर्स की जो जहां तक यूजर्स की फिटनेस का सवाल है, वो आता है जैसे यूजर्स वॉक करते हैं, बाहर वॉक करते हैं, घर के अंदर वॉक करते हैं, तो वो अनलॉक करते जाते हैं फर्दर पॉइंट्स एंड थिंग्स इनसाइड द गेम। तो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स वेरी इंटरैक्टिव, एंड फ्रॉम अ फिटनेस लेवल इट्स आल्सो वेरी इंटरैक्टिव। फिर यहाँ से कीको के गेम को लॉन्च करने के बाद हमने रियलाइज किया दैट वी कैन एक्चुअली एक्सटेंड
this concept of gamified health and health knowledge onto a bigger platform called PlayPal. Right. तो वहाँ से PlayPal conceive हुआ. PlayPal, to put it simply, is a platform. ये जितने भी आप लोग gadgets use करते हैं, ये Fitbit हो गया, app हो गया, आपकी nutrition tracking apps हो गई, exercise tracking apps हो गई, आपके जो ये EEG headbands है, बहुत से आजकल gadgets आ रहे हैं दुनिया में जो कि आपकी health को track कर रहे हैं. क्या करता है कि वो उन सारे गैजेट्स के साथ एग्नोस्टिकली इंटरैक्ट करता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे लाता है और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके नॉलेज देता है यूजर को कि उसने अपनी हेल्थ इस तरह लेके जाना है. अगर वो कुछ गलत है तो वो सिस्टम उसको बताएगा कि ये तुम इस टाइम पे गलत खा, तुमने इस चीज से परहेज करनी है, इस चीज को खाना है, इस चीज को नहीं खाना. और इस साथ जैसी यूजर जो है उसकी इम्प्रूवमेंट सिस्टम को नजर आती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमने मॉड्यूल बनाया है, उसको जब वो करता है तो उसको फर्दर गेमिफाइड पॉइंट्स मिलते हैं. बिल्कुल. चीजें खरीद सकता है हमारी. अच्छा ईशा, ये जो आपका पूरा एक सेटअप है, ये जो आपने पूरा नेटवर्क डेवलप किया, ऑलरेडी भी बहुत से लोग इस पर काम कर रहे थे. जैसे आपने कहा कि बहुत से गैजेट्स भी मौजूद हैं और भी बहुत सी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो डिफरेंट तरीके से आपको गाइड करती हैं. बट आपने ये जो पूरा एक नेटवर्क बनाया, सेटअप बनाया, फोर्ब्स नेक्स्ट 1000 में आपका सेकेंड टाइम उन्होंने चूज किया और आपका शुमार भी हुआ. हाउ डज दैट मेक यू फील कि आपने सिर्फ एक ऐसे इनोवेशन में काम शुरू किया और उसके बाद वर्ल्ड रिकॉग्नाइज भी कर रहा है उसको और फोर्ब्स नेक्स्ट 1000 में आपका नाम भी आया 2 मरतबा? हाँ जी, फीलिंग तो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, वो भी एज अ वुमन, एक बहुत बड़ी बात है. मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. इफ यू आस्क मी हाउ आई एम फीलिंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हम्बल्ड कि मैं अपने मुल्क को, अपने मुल्क की औरतों को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ. जबरदस्त. तो मेरे लिए हमेशा से एक ड्रीम थी कि मैं अपने मुल्क और अपनी मुल्क की औरतों के लिए कुछ करूं. एंड आई थिंक कि फोर्ब्स पे 2 दफा आना और इस दफा मेरा अपना नाम आना जिस तरह से आया है, और वो भी सिर्फ 2 पाकिस्तानी हैं जो कि इस अमेरिकन लिस्ट के ऊपर आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इससे बढ़ के ये चीज है कि आगे चलते हुए I hope that I'm able to make Pakistan more proud. I hope कि इसके होने के बाद जितनी भी खवातीन हैं जो अपने आप में बिलीव नहीं करती या जिनको डाउट है अपनी एबिलिटीज में, वो अपने आप में बिलीव रखें, बिकॉज मेरे और उनमें कोई फर्क नहीं है. इट्स जस्ट दैट मैंने अपने आप में यकीन रखा और अब मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ. एंड आई विश ऑल द वुमेन इंशाल्लाह. बहुत बेहतरीन बात की आपने ईशा शेख, आपका शुक्रिया और आपको गुड लक. हमारी तरफ से पाकिस्तान आप पर खुश है और इंशाल्लाह आपने अभी 2 दफ़ा हासिल किया, अभी आप और भी फोर्ब्स नेक्स्ट 1000 में शामिल होंगी बहुत दफ़ा, क्योंकि जिस काम कर रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ ब्लॉकचेन पर काम करते हुए हेल्थ टारगेट को अचीव करते हुए आपने जिस तरह से लोगों की मदद की है, ये वाकई काबिल तहसीन. और इसमें लोगों को इंस्पायर करना भी बड़ा ज़रूरी होता है और आपने वो अपनी जर्नी को सामने रखते हुए इंस्पायर किया भी है. गुड लक फॉर द फ्यूचर. आई होप इसी तरह से आप पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करते रहें. और इसी के साथ जी आगे चलेंगे और एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताएंगे. बहुत सी चैंपियनशिप्स हम सुनते हैं, बहुत सी किस्म की खेल जो है वो हम देखते हैं जहां पर होता है, लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला जो हुआ है अक्सर घरों में चलता है, ये पिलो फाइट का. बचपन में अक्सर खेलते थे, एक दूसरे को उठा के तकिए मारे. लेकिन जापान में बाकायदा इसकी चैंपियनशिप होती है, तकियों से लड़ाई की जो सालाना चैंपियनशिप है. और जापान का एक कस्बा है ऊतो, जिसमें हर साल ये चैंपियनशिप मुनक्किद होती है और मुल्क भर से दर्जनों टीमें जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं. बिल्कुल, बड़ा ये बेहतरीन चैंपियनशिप है. अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि बचपन में के मकबूल मशगूल जो कि हम लोग अक्सर में खेलते थे, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि अक्सर अभी भी मेरे घर पे जब आते हैं बच्चे, मतलब बहनों भाइयों के, तो अक्सर वो होता है कि हमारे साथ पिलो फाइट करें. अब वो तो हम चलो मजाक में कर रहे थे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था, मुझे नहीं पता था इसका कि वाकई ये चैंपियनशिप है. और ये जापानीज इतने सीरियस हो गए इस गेम को लेकर कि इन्होंने इसकी चैंपियनशिप भी बना दी और सीरियसली बड़े बड़े खेल रहे
रहे हैं। और आप खेल का तरीका तो देखिए, बाकायदा बिस्तर लगाए हुए हैं, कंबल से आप उसको रोकते हैं, अगर आपको पिलो लग गया तो आप आउट हो जाएंगे, अदरवाइज अगर आपने ब्लैंकेट से उसको ब्लॉक कर लिया, मतलब प्रॉपर वो जो पूरी एक गेम हम बेड के ऊपर से खेलते हैं ना बच्चों के साथ, के एक पिलो मारा या कंबल मुंह पर ले लिया कि हम बच गए, वो एग्जैक्ट उसी को रेप्लिकेट करके आप देखिए पहले वो सोते हुए की एक्टिंग कर रहे हैं कि वो उठे और अचानक से मतलब प्रॉपर एक इसका मैकेनिज्म बनाया है कि उठना है आपने और फौरन अलर्ट होकर पिलो फाइट शुरू कर देनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग और वो देखिए कैच कर रहे हैं वो बिल्कुल उसने रजाई पकड़ी हुई है और वो पिलो कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जीतने के हवाले से ये है कि जो जीतेगा वही है जिसने सबसे ज्यादा आपको पिलो फाइट में पीछे कर दिया और वो फिर एक लाइन ड्रॉ की होती है, उससे आपने अगर पीछे हो गए तो दैट मींस आप ये गेम हार गए। एनीवेज अब मेरे ख्याल पे अगर कोई घर में ये बच्चा खेल वो ये अगर देख ले वीडियो के इस तरह से हमारे सारे कजिन्स की चैंपियनशिप कराओ, चैंपियनशिप कराएगा, फिर इनाम भी मांगेंगे, डिमांड करेंगे। चलें ठीक है जी, लेट्स सी अब आगे आगे क्या क्या जो बच्चों की गेम्स हैं वो इंटरनेशनल मुकाबले उसके होते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। महंगाई का ऐसा तूफान है कि थमने में नहीं आ रहा, लोगों की ज़राए आम हो गए, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। वो चाहे अशिया खुरोनोश की बात हो, वो यूटिलिटी बिल्स की मद में हो, वो मेडिसिन की मद में हो, हर तबका परेशान है क्योंकि कहीं ना कहीं से उनकी पूरी नहीं पड़ रही। बिल्कुल पूरी नहीं पड़ रही है, जो कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि माफिया के सामने हम खड़े हैं। माफिया जो है वो क्या महंगाई कर रहा है या फिर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ वो नाकाम है, और सूरत हाल इस वक्त है क्या, मार्केट में लोग परेशान हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान हैं वकास अजीम इस्लामाबाद से, जो कि यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खड़े हैं और बताएंगे हमें कि क्या वहाँ पर मामलात हैं। जबकि आदिया हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, सब्जियों के हवाले से वो भी बड़ी परेशान थी और सुबह जब हमारी बात हुई तो बताई थी कि बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ गए हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वकास अजीम से, चूँकि शहर इक़्तिदार से हम बात का आगाज़ करेंगे। वकास, बड़े बड़े फैसले होते हैं इस्लामाबाद में, हमारी जो मेजॉरिटी अवाम है उनके लिए कुछ फैसलों की उम्मीद है, कुछ बेहतरी आ जाएगी या फिर जिस तरह से यूटिलिटी स्टोर्स पे रेट्स बढ़ रहे हैं बढ़ते ही चले जाएंगे? जी देखें, इस वक्त महंगाई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और कल हमने देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब डेरा इस्माइल खान में गए हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने ये कहा है कि अब हुकूमत ने ऐसी मनसूबाबंदी कर ली है कि मकामी सतह पर ही दालों की पैदावार में और जो पाम ऑयल है उसकी पैदावार को बढ़ाया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो रहा है, ख़ास तौर पर अगर तीन जो बुनियादी अशिया हैं उनकी कीमतें देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसमें घी है, कुकिंग ऑयल है, आटा और चीनी है। इसके साथ साथ दालों की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में अगर एक साल का आप देखें तो तकरीबन 150 से लेकर 200 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा हुआ है। और इस वक्त मार्केट में घी और कुकिंग ऑयल के जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उनकी कीमतें 360-370 रुपये तक पहुँच चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो यूटिलिटी स्टोर है यहाँ पर सिर्फ वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत जो घी फराहम किया जा रहा है उसकी कीमत 260 रुपये है, जबकि जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उनकी कीमतें जो हैं वो 300 से लेकर 360 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच चुकी हैं। अब वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने ऐसा प्लान बनाया है जिसके तहत आम आदमी को घी जो है वो 290 रुपये फ़ी किलो में आम मार्केट में फ़रोख्त किया जाएगा। लेकिन अगर आम मार्केट का जाकर जायज़ा लें तो कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि 290 रुपये में आम आदमी को, आम सारिफ को घी 290 रुपये में फ़रोख्त कर रहा हो। अब हुकूमत एक प्लान लेकर आ रही है जिसके तहत तो सारिफिन के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि टारगेटेड सब्सिडी हो और उस टारगेटेड सब्सिडी के तहत एक कार्ड बनाया जाएगा राशन कार्ड की तरह का, और वो कार्ड जो है वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अभी तो वकास ये कह रहे हैं ना कि हम कर देंगे, पता नहीं उस पर प्लानिंग होती है या नहीं होती है। और उसमें भी एक कैटेगरी फिक्स कर दी जाती है कि मुस्तहिक और गरीब लोग, तो जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, जो दरमियान का तबका है, जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है। और जिस घी और ऑयल का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसमें पकानी होती है सब्जियां, क्योंकि गोश्त तो अब हम अफोर्ड कर नहीं सकते। वो रेड मीट की कहानियां तो बहुत पुरानी हो गई, मुर्गी का गोश्त भी शायद कुछ लोग उस तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जो सब्जियां पकाते हैं क्या वो खा सकते हैं या नहीं? कराची का हम रुख करते हैं और आदिया वहां पर खड़ी हैं जो काफी देर से मुसलसल गुस्से में ना घूर रही हैं। आदिया, क्या हुआ है आपको? आप इतना गुस्से में क्यों नजर आ रही है? परेशानी है कोई आपको?
बिल्कुल अवामी मुश्किलात को अगर हम सुने तो फिर गुस्सा ही आता है, और वज़ीर आज़म की तकरीर अगर एक दिन में सुन ली जाए तो फिर उसके बाद आपका गुस्सा यकीनन आसमान को छूने लगता है, क्योंकि वो आवाम को सब्सिडी फराहम करने के जितने भी वादे करते हैं ऐसा लगता है कि हमेशा उसके उलट ही इंतजामात किए जाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि हम सब्सिडी देंगे, सब्जियाँ सस्ती होंगी, अशिया खुरानोज सस्ती की जाएंगी, लेकिन यकीन मानिए कि आप एक दिन में अगर मार्केट का रुख कर लें तो आप इमरान खान की अगली तकरीर सुनना भी गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो भी डिसीजन उनकी जानिब से लिया जाता है वो उसके उलट ही होता है। तो सब्जियों के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने में आता है। जैसे अभी अगर रेट लिस्ट की बात करें तो उसके मुताबिक जो मुकर्रर की गई है लीमों की कीमत वो 233 है, लेकिन यहाँ पर 300 रुपए में मिल रहा है। अदरक की बात करें तो 250 रुपए, लेकिन वो 400 रुपए किलो में दिया जा रहा है। आम सब्जी की बात कर लीजिए, गोभी की कीमत अगर यहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक 38 रुपए है तो वो 150 रुपए किलो दी जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा मुनाफा जो है वो कमाया जा रहा है। कसूरवार कौन है? आदिया, रेट लिस्ट जारी की गई है, गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिए, क्या प्राइस कंट्रोल जो कमेटीज हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, वो जिम्मेदार हैं कि वो चेक नहीं करते और मिडिल मैन मुनाफाखोरी कर रहा है, गरां फरोशी कर रहा है, या उनको वो उस तरह से फरोख्त कर नहीं पाते? आपको क्या लग रहा है ये असल में मामला है क्या? ऐसा मालूम होता है कि जो रेट लिस्ट बनाने वाले लोग हैं ये ठंडे दफातर में बैठकर रेट लिस्ट बना देते हैं, ये एक दफा भी मार्केट का रुख नहीं करते हैं, ना ये मंडी की तरफ जाते हैं, ना ये दीगर मार्केट्स की जानिब आते हैं। इनको असल अंदाजा ही नहीं है कि हम जो रेट मुकर्रर कर रहे हैं जिन चीजों का, क्या हम सिर्फ हिंसों की सूरत में लिख रहे हैं, वो सिर्फ हिंसे उसके ऊपर लगा देते हैं और वो हिंसे जो है ना वो एक पेपर के ऊपर प्रिंट करके वो मार्केट के अंदर भेज दिए जाते हैं। लेकिन इन हिंसों को जो है उसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए ना तो इनके पास टीम्स हैं, ना इनकी टीम हमें मार्केट में नजर आती है। वो रेट लिस्ट किसी दुकानदार के पास होती भी है, किसी के पास नहीं भी होती है, और अगर वो रेट लिस्ट दुकानदार निकाल ले तो उसके पास एक वजह होती है। वो ये कहते हैं कि हम मंडी से जब ये लेकर आते हैं तो हमें मंडी से ही ये चीज महंगी मिल रही होती है, और फिर मंडी से शहर के अंदर ले आने में भी पेट्रोल का खर्चा, बेसिकली पूरा सिस्टम है जो कि बताया जा रहा है और आगे से जवाब भी बताए जाते हैं। बहुत अफसोस की ये बात है। आदिया और वकास आप हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने डिटेल बताया कि इस वक्त सिचुएशन है क्या। अंजुम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि अंजुम साहब, एक तरफ तो ये जो हमारे रिपोर्टर थे उन्होंने बताया, आपने भी सुना कि कितनी परेशानी है, लेकिन इमरान खान साहब ने भी कल बताया कि आइंदा आने वाले सालों में मजीद महंगाई हो सकती है, भूख हो सकती है, इम्पोर्ट की वजह से महंगाई बढ़ गई। माफिया के सामने मैं डटा हुआ हूँ, मैंने ये कंट्रोल करनी है, लेकिन माफिया मुझे करने नहीं दे रहा। आबादी के ऊपर भी डाल दिया कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है। देखिए, बात यह है कि आपको स्टूडियो में बैठे हुए भी हो सकता कि जो 30 और 40 हज़ार एक पाकिस्तान की जो एक वसी शहरों में रहते हैं उतनी तनख्वाह लेते हैं। अब 30,000 रुपए के अंदर जिंदा रहना नामुमकिन हो चुका है, और ये जो लोअर मिडिल क्लास है इसकी ज़िंदगी में इतनी तलखियाँ आ चुकी हैं कि इनके घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनके बच्चे जो हैं वो दबाव का शिकार हैं, ये खुद जहनी मरीज हो गए हैं, पूरा माशरा जो है वो हिजाम की कैफियत में तारी है, और महंगाई और गुर्बत जो है वो कंट्रोल ये गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। ये गवर्नमेंट जो है वो LNG और पेट्रोलियम एक बर वक्त खरीदते नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। अब आपके वजीर खजाना कहते हैं कि IMF की वजह से महंगाई है, हमने जो कारें दरामद की है उनकी वजह से महंगाई है, डॉलर जो अफगानिस्तान जा रहा है उनकी वजह से महंगाई है। ये सारी चीजें जो है, डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है तो इसका जिम्मेदार आम आदमी नहीं है, और कारें भी दरामद आप कर रहे हैं तो आम आदमी नहीं है। आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? इस मिसमैनेजमेंट की वजह से, नाहली की वजह से, ना तजर्बाकारी की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक हिजाम की कैफियत पैदा हो चुकी है, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक आतिश फिशा के दहाने पे बैठा है, तो एक चिंगारी पूरे मुल्क में आग लगा सकती है, और ये गुर्बत से तंग लोग अगर सड़कों पे आगे आ गए तो पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इसी के इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर ये लोग सड़कों पे आके आग लगा देंगे और हंगामे हो जाएंगे तो वो हालात क्या होंगे। और क्या सब हालात का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी सब्जियां, फल, घी, ये तमाम चीजें तो हमने आपको बताई। 3 सालों में जो अद्वियात में 4 मरतबा इजाफा हो चुका है, और वो बेसिक मेडिसिन जो आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए, वो चाहे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए हो, डायबिटीज, हर दूसरा शख्स डायबिटीज का शिकार हो रहा है, ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहा है, और वो तमाम की तमाम मेडिसिन
मेडिसिन आपके बजट से बाहर हो गई हैं। लोग भूख से क्या मरेंगे, लोग मेडिसिन ना होने की वजह से भी मरना शुरू हो जाएंगे। लोग अपने घर की बेसिक रोटी पूरी करें या अपनी दवाइयां खरीदते फिरें। गवर्नमेंट इस हवाले से कोई इकदाम करती हुई नजर नहीं आ रही है कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ बैठकर कुछ बात करें, गरीब आवाम को कोई सब्सिडी दें अद्वियात में। मैं आम एक मरीज जो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है और शुगर है और ये जो दो बीमारियां जो बहुत कॉमन है, इसमें इंसुलिन की कीमत ही लगा रहा। अगर ये शुगर और हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक आदमी जाता है तो महीने के कम से कम 5,000 रुपए का खर्चा है। अब जिसकी तनख्वाह 30,000 है, वो रोटी क्या खाएगा? 5,000 नहीं खाएगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा सेहत को, फिर मजीद मामला खराब होंगे। लेकिन ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो रही है। ये पाकिस्तान के लिए खतरा है, ये पाकिस्तान अब ये देखें रियासत के लिए खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। रियासत के लिए खतरा है, आवाम परेशान है, अद्वियात हो, पेट्रोल है, LNG है, दीगर मसाइल हैं, सब्जी, तमाम जो सूरत हाल आपके सामने हमने भी देख लिया। अब इमरान खान साहब ने जो कल कह दिया है उस पर अगर आप उनका कमेंट कह दिए कि आइंदा भूख भी हो सकती है, महंगाई बढ़ेगी तो यही होगा, ये क्या बात है? कितनी ज्यादती कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आबादी में इजाफे की वजह से पाकिस्तान में आटा, दालें, घी जो है उसकी शॉर्टेज हो सकती है, इंपोर्ट करना पड़ता है और लोग भूख से मरेंगे। अब मसला यह है कि अगर आबादी बढ़ रही है तो आबादी को कंट्रोल करना मेरा काम है। आबादी को कंट्रोल आम आदमी नहीं करना। भाई आप वजीर आजम है, आप ये बताएं कि आबादी बढ़ रही है, हम आबादी को कंट्रोल के लिए ये कर रहे हैं। क्या प्रोग्राम दिया 3 साल और दालें और गंदम शॉर्ट हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये कर रहे हैं। और बल्कि महज आप आवाम को डरा के, आवाम को धमका के। आपको याद होगा आबादी कंट्रोल पे प्रोग्राम चला करते थे, बच्चे दो ही अच्छे, या आपके पूरा फैमिली प्लानिंग एक कैंपेन चलती थी। आपने इल्जाम तो लगा दिया आबादी के ऊपर, लेकिन आप खुद क्या काम कर रहे हैं? क्या आपने कोई इनिशिएटिव लिया इस हवाले से? एक और तमाशा है कि आप आसिफ जरदारी के खिलाफ और नवाज शरीफ के कोई माफिया की रोजाना तकरीर कर रहे हैं, रोजाना उन्हें माफिया और करप्शन और करप्शन और करप्शन। भाई बात यह है कि आप 3 साल हो गए हैं, आपने वो कदमे चला लिए, आपने वो कर लिया, अब आप जान छोड़ दें। अब आप इस कल भी वो यही कह रहे थे, जी रसीदें नहीं देते, हम इनसे पैसे मांगते हैं, हमें रसीदें नहीं देते, ये वहां बाहर जाके बैठ गए। मतलब ये जवाबात इस सूरत हाल में जब आप किसान कार्ड का इजरा कर रहे हैं, जब आप लोगों की सहूलियात के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, आप वहां पर फिर वही बात कर रहे हैं और फिर बता भी रहे हैं कि आइंदा और मजीद मुश्किल दिन आ सकते हैं। अब देखिए 3 साल बाद हुकूमत करने के बाद वो कह रहा है माफिया मुल्क में। भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, 3 साल में अगर आप माफिया कंट्रोल नहीं कर सके तो हम कहाँ जाए? बिल्कुल उन्होंने अगले 2 साल भी आप ये बताएं कि 3 साल में उन्होंने माफिया खत्म कर दिया, 3 साल में कानून की बालादस्ती कायम कर दी, 3 साल में मैंने यहाँ पर गरीब और अमीर के लिए कानून एक कर दिया, 3 साल में मैंने सारी बातें आप उल्टा कह रहे हैं नवाज शरीफ आसिफ जरदारी। बिल्कुल, आपकी ये सारी बातें आवाम तो शायद सुन लें और अपने आप को उसके साथ रिलेट भी कर लें। खान साहब नहीं सुनेंगे, तनकीद वो नहीं सुनते हैं, ये बहुत से मौकों पर हमने देखा भी है। और ये 2 साल अगले भी इल्जामात माफियाज के ऊपर, पुरानी हुकूमतों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर लगते रहने हैं जिन्होंने मुल्क को लूट कर खा लिया, जो साबित तो नहीं हो सका उस तरह से, लेकिन इल्जाम लगाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ना, तो उनके पास ये 3-4 हैं और वो इसी को यूटिलाइज करते रहेंगे। आवाम तैयार रहे जी, क्योंकि आगे भी परेशानी आने वाली है। थैंक यू सो मच अंजुम रशीद। हम एक ब्रेक लेने फिर मिलते हैं। तो जब व्यूज़ हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के ऊपर जो कि पाकिस्तानियों का है और ख़ासकर लाहौर में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, वो है क्राइम रेशो बढ़ती जा रही है। और फिर क्राइम की वजह से जो इस वक्त परेशानी है वो लाहौर में, हमने कल भी इस पर बात की थी कि बहुत से ऐसे कत्ल की वारदातें हो रही हैं, दिलखराश वाक़यात हो रहे हैं, और जो कि बागों का शहर था अब ऐसे लग रहा है कि रोज़ाना एक एवरेज प्लस मतलब 1 से ज़्यादा कत्ल हो रहे हैं लाहौर में। तो फिर ये क्या सूरत हाल इख्तियार कर रहा है? इसके लिए जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार होता है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का होता है, इसके साथ साथ पुलिस का है जो कि इस तमाम सिचुएशन को कंट्रोल करती है। बिल्कुल, पुलिस का है जो इस तमाम सिचुएशन को कंट्रोल करती है और सिस्टम डेवलप करती है जिसमें जब आप इंसाफ फराहम करना शुरू कर दें तो क्राइम्स तो होते ही हैं, लेकिन कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है मुजरिम को और फिर मिसाल और इबरत बनाई जाती है। तो इस पर हम बात करेंगे। डीआईजी ऑपरेशन सोहेल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। लाहौर पुलिस किस तरह से इस चीज के ऊपर काम कर रही है? आए रोज हम खबरें तो सुनते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग्स की, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन क्या क्राइम कंट्रोल करने के लिए कोई मुनज़्ज़म प्लानिंग पॉलिसी बनाई जा रही है? इस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम डीआईजी साहब, पहले तो वेलकम और आपको कोविड से अभी आप रिकवर हुए हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और सर, लाहौर में क्राइम की सिचुएशन एक्चुअली खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। कत्ल की हर रोज खबरें आ रही है। कल रात को भी शादरा में एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया।
क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्या उसको कंट्रोल करने के लिए हम केपेबल हैं, हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम अपने सिस्टम को इंटैक्ट रखें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्राइम फिगर्स अगर आप उसको कंपेयर करें किसी भी साल के साथ तो वो कंपैरिजन बनता नहीं। अगर आप ये कहें कि लास्ट ईयर इतने इंसिडेंट हुए और इस साल इतने इंसिडेंट हुए तो आई थिंक ये एक नामुनासिब कंपैरिजन होगा, बिकॉज जब क्राइम फिगर्स को हम देखते हैं तो उसमें पुलिस परफॉर्मेंस भी शामिल होती है। ठीक है। बिल्कुल सही। अगर आप असला, मनशियात, बैगर्स के खिलाफ आपको पता हमने कार्रवाई शुरू की है, बेशुमार सोशल इवल्स के खिलाफ कार्रवाई की है। जब इनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं तो जब वो FIR हम रजिस्टर्ड करते हैं तो बेसिकली वो क्राइम को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, बेसिकली वो पुलिस परफॉर्मेंस होती है। ठीक है। आईजी साहब पंजाब का बड़ा ये क्लियर डायरेक्शन है, उन्होंने सबसे पहले लाहौर में तमाम डाउन टू SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लेवल तक ये बात की कि आप हर केस को रजिस्टर्ड करें। उसके बाद उसका तयन करें कि वो सही है या गलत है। जहाँ तक कत्ल की आपने बात की है तो कत्ल तो एक ऐसा घिनौना बिल्कुल क्राइम है कि जिसको कि हम कवर नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ इस तरफ आपकी तवज्जो बताऊंगा कि जो लास्ट ईयर जितने भी हमारे कंपैरिजन में उससे इस साल कंपैरेटिवली कत्ल हमारे जो लाहौर में है वो कम है, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारी चलान परसेंटेज है, जिसको आम जुबान में हम ये कहते हैं कि बंदे पकड़े करेंगे और कोर्ट ऑफ लॉ में गए, वो हमारी जो है पिछले साल की निस्बत 15% ज़्यादा है। जबरदस्त। ये जाहिर होता है कि क्राइम बेशक हो रहा है, क्राइम के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, रिस्पॉन्स अच्छा है। रिस्पॉन्स बहुत बेहतर है। ठीक है, ठीक है। तो सुहेल साहब, अब चूंकि रिस्पांस अच्छा है, हम चाहते हैं मजीद अच्छा भी हो और यही आपका भी और पाकिस्तानी अवाम भी यही चाहती है कि मजीद बेहतरी आनी चाहिए। अब इसके लिए FIRs का आपने जिक्र किया है, FIRs के हवाले से कि जी फ़ौरन FIR दर्ज हो, ये 20 साल से मैं देख रहा हूँ जब कोई IG आते हैं वो ये कहते हैं अच्छे तरीके से आपने बात करनी है, वेलकम करना है, सलाम करना है, फिर FIR रजिस्टर करनी है, लेकिन वो 2-4 महीने बाद मामला फिर ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए क्या मेक श्योर कर रहे हैं आप कि ये वाकई ऐसा हो कि पुलिस में रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो फौरी अच्छे तरीके से FIR दर्ज करें? आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि पंजाब पुलिस ने सबसे पहले कंप्यूटराइजेशन की, आज से कुछ अर्सा 5 साल से ज़्यादा अब तो लगभग हो गए हैं। लेकिन जो रिसेंटली इकदाम किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि IG साहब की डायरेक्शन ये है, हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे CMS कहते हैं। आप कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो उसका एक E-टैग नंबर आपको इशू हो जाता है, जिसमें एक स्लिप आपने अक्सर देखी होगी कि लोगों को स्लिप मिल जाती है और वो कहते हैं कि हमें स्लिप मिल गई है लेकिन FIR हो गई है या नहीं होगी। अब जो सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि जो 15 की हर कॉल है उसको भी E-टैग नंबर लगेगा और वो भी CMS कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी 15 की कॉल, और आपको पता है कि 15 इंडिपेंडेंट है, वो सेफ सिटी अथॉरिटी के थ्रू होकर आती है। तो जब वो कॉल्स आती हैं तो उसकी पेंडेंसी को मैं या मेरा SHO या कोई भी सब इंस्पेक्टर वो रोक नहीं सकता। तो अब किसी भी कमांडर के लिए सबसे इजी ये चीज़ है कि वो देख सकता है कि 15 की कितनी कॉल्स थी, एप्लीकेशन कितनी है, CMS की पेंडेंसी कितनी है। अगर वो पेंडेंसी को क्लियर किया जाता है तो मिनिमम रैंक DSP है, जो कि DSP अपना डिटेल नोट देगा और उसके बाद रीज़न रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग कि मैंने ये चेक कर लिया है कि ये इंसिडेंट नहीं होना पाया या इस इंसिडेंट की FIR होना नहीं ज़रूरी, बिकॉज कई पुलिस के एक्शन होते हैं जो कॉग्निजेबल होते हैं, कई नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। इसलिए अभी मैंने अपने तमाम टाउन SPs को भी कहा है कि वो डेली बेसिस पे एक थाने का विजिट करेंगे। मैं खुद भी विजिट करता हूँ, ये आई सबकी डायरेक्शन भी है। हर थाने में सबसे पहले जो हम पहले काम ये करते थे कि हम जाके रिकॉर्ड देखते थे, थाने की सफाई देखते थे। अब सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को खोल लिया जाता है। उसके ऊपर जितनी पेंडेंसी है, वो 10 एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो 15 है, 20 है, चेक करते हैं, उनको बुला लिया जाता है। हम तो ये मैंने एक डायरेक्शन ये दी है कि आप सरप्राइज छापे मत मारे, आप ऐलान करके जाएं कि मैं कल थाना भाटीगेट जाऊंगा। थाना में जाके आप उससे पहले अपने ऑफिस से, मेरे ऑफिस से या SP ऑफिस से उन तमाम कंप्लेनर्स को कॉल कर ली जाती है कि आप यहाँ पर आए, आपकी एप्लीकेशन देखें कि क्यों पेंडिंग है। टाइप लगता है उसके लिए बेशुमार लोग ये कहते हैं कि जी हमारी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए SP साहब के पास पड़ी, तो जब SP साहब खुद मौके पे आ जाएंगे तो उसका डिसीजन बहुत जबरदस्त। तो ये एक तरीका कार रखा है कि जिसके इनिशिएटिव है, जी हाँ, ये ऐसा तरीका है जिससे कि आप किसी चीज को छुपा नहीं सकते और जो चीज है उसका डिस्पोजल जब होगा तो इन राइटिंग हो। बिल्कुल सही, और ये बड़ा जबरदस्त है जी सर, क्योंकि इससे साइलिन की भी सुनी जाएगी, जो सही पार्टी होगी उसकी भी चीज सामने आ जाएगी। वो जो एक पूरा सिस्टम और रेड टेपिज्म चलता है कि फाइल मूव कर रही है, एप्लीकेशन मूव कर रही है, उससे बड़ी कमी आएगी। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन जो कंट्रोल कर सकेगा। अब हम आ जाते हैं रिसेंट जो चैलेंजेस अब आ रहे हैं, कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं जिसमें लाहौर पुलिस को बड़ा विजिलेंट भी रहना पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से लाहौर पुलिस बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही है कि हमारा लाहौर सिक्योर भी है, सेफ भी है। अब उर्स भी आ रहा है दाता साहब का, और चहलम का भी एक बड़ा जुलूस जो है वो भी निकाला जाएगा। क्या प्लानिंग की गई है लाहौर? 3-4 इवेंट्स हैं जो कि आगे आ रहे हैं। एक तो 3 दिन जो है दाता दरबार का उर्स है,
उसके अलावा चेलम आखिरी दिन है, बहुत लंबा इवेंट होता है। इसके अलावा नेशनल T20 सीरीज़ जो है पाकिस्तान में जो हो रही है वो लाहौर 4 तारीख से मैचेस शुरू होंगे, वो 14 तारीख तक चलेंगे। डेली 2 मैचेस हुआ करेंगे। उसके अलावा और मल्टीपल इवेंट ऐसे हैं जो कि चल रहे होते हैं, कुछ कंटोनमेंट में चल रहे हैं, कुछ शहर में चल रहे हैं, तो उसकी तमाम की प्लानिंग कर ली गई है। लाहौर शहर आपको पता है कि पुलिस की स्ट्रेंथ काफ़ी है माशाल्लाह, इस लिहाज से लाहौर में जो इवेंट्स होते हैं उनको इफेक्टिवली कवर किया जाता है। आज प्रेसिडेंट पाकिस्तान लाहौर में हैं, उनके बेशुमार इवेंट्स हैं, उनको तरीके से कवर किया गया है। तो ये डेली एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो आपने 3 इवेंट्स जो मैंने बताए हैं वो इंशाल्लाह जब आएंगे तो उसके लिए कल मैंने दादा दरबार का विज़िट किया, डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ विज़िट किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि नई डेवलपमेंट होती है। कोई ऐसे गेट्स हैं जो बंद किए जा रहे हैं, कोई आबादी को देखते हुए, बिकॉज लास्ट ईयर SOPs को भी मेक श्योर जी हाँ, लास्ट ईयर कोरोना SOPs की वजह से रिस्ट्रिक्टेड एंट्री थी। इस साल कंपैरेटिवली एंट्रीज को खोला जा रहा है। फिर जो नेशनल T20 सीरीज हो रही है उसमें अभी तक 25% लोगों का आना अलाउड है, मे बी ये 50% तक हो जाए। आपको पता है कि न्यूजीलैंड की सीरीज कैंसिल हुई है, तो पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा जोशो जज्बा है कि वो अपने प्लेयर्स को देखें। इस लिहाज से ये तमाम इवेंट्स को कवर किया गया है। कोशिश ये की गई है कि इसको सुपरवाइजरी रोल जो है वो मिनिमम SP लेवल तक किया जाए। मैं बताते खुद इसको देखूंगा और इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम इवेंट्स को इंशाल्लाह। सोहेल साहब, अब चूंकि आपने बताया कि पूरा मैकेनिज्म भी है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास CCTV कैमराज, सेफ सिटी भी अथॉरिटी भी काम कर रही है, रिस्पोंडेंट्स 15 का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर कॉल सारी रजिस्टर होती हैं, डॉल्फिन PRU ये भी आप देख रहे होते हैं, वो मैनेज कर रहे होते हैं। इसके ऊपर हवाले से भी कहा जा रहा है कि इनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो थोड़ा डिले हो गया था पिछले दिनों में, अब उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि फ़ौरन चेक किया जाए और जो लोग 15 की कॉल पे अगर डिले है तो वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। उस पर क्या आपने एक्शन लिया है और क्या लेने का प्लान है? आप बहुत अरसे से लाहौर के क्राइम को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिपोर्ट करते हैं। सिटी 42 बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि लोगों में देखा जाता है, तो लोग अब ये नहीं हो सकता कि अब कोई क्राइम हो और वो सरफ नज़र कर दिए। जी बिल्कुल, यकीनन आप बेशुमार चीज़ों को हाईलाइट करती हैं, मीडिया के और बड़े चैनल्स हैं जो हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि नेचर ऑफ कॉल किस किस्म की है। हर कॉल को इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता। आप UK USA में भी देख लें, अगर एमरजेंसी किसी ने डॉक्टर को अटेंड करने के लिए भी कॉल किया तो नेचर ऑफ एमरजेंसी पे रिस्पॉन्स की नेचर लाइफ थ्रेटनिंग है या नहीं। एग्जैक्टली इसलिए ये देखा जाता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल उसमें ये है कि वहाँ जान का नुकसान है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि स्नैचिंग हो गई है, मर्डर की कोई कॉल है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स करना। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिससे कि 15, 20, 25 मिनट की भी बाद भी हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ा इशू नहीं होता। इस लिहाज से तमाम कॉल का रिकॉर्डेड टाइम होता है। जब मीटिंग्स होती हैं हमारी तो उसमें वो रिकॉर्डेड टाइम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो नंबर अलॉट किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में जो हमारी PRU है, डॉल्फिन है, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है। अब आजी साहब ने उनको बड़ी क्लियर डायरेक्शन ये दी है कि किसी दौर में जिस तरह आपको पता है कि मुजाहिद स्क्वाड होती थी, उसका ये काम होता था कि वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करे। सोसाइटी अब इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट नहीं करती कि पुलिस डिलेड रिस्पॉन्स करे। इस लिहाज से आजी साहब ने कहा है कि उनकी जो नाकाबंदी की जाती थी, नंबर 1 वो नाकाबंदी अब ऑर्गेनाइज तरीके से होगी, उसको सुपरवाइजरी ऑफिसर सुपरवाइज करेंगे तो तब होगी। जी हाँ, वही करेंगे। वो जो सब इंस्पेक्टर है वो लाहौर के जो 10 एंट्री एग्जिट पे वहाँ करेंगे। लेकिन अगर स्नैप चेकिंग के लिए नाका लगाएंगे तो कम अज कम SHO या DSP की सुपरविजन में होगा, कोई शख्स नाकाबंदी वैसे नहीं करेगा। एक तो बात। नंबर 2, जो रिस्पॉन्स होता है वो कंप्यूटराइज होता है। आपको पता है कि आप 15 की कॉल जब होती है उससे टाइम नोट किया जाता है और जब हमारे ऑफिसर वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसके बाद जब वापसी देते हैं, और वापसी सिर्फ वायरलेस पे नहीं है, उनके पास LTE सेट्स हैं जो कि लाइव ट्रैकिंग भी है। वेरी नाइस। तो जब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वो ट्रैकिंग के थ्रू पता चल जाता है कि ये यहाँ पे पहुँच गए।